नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, पॉलिटिकल आइडिया में आपका स्वागत है। लेकिन साथ ही जो बड़ा समाचार निकल कर आया है, जो परिस्थितियां दिख रही है, उसमें यह बात लगभग दिख रही है स्पष्ट कि महागठबंधन टूट के कगार पर है, या कल मैं कहूं तो टूट चुकी है। अब कांग्रेस पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, उनके खिलाफ भी आरजेडी ने सुरेश पासवान, जो पूर्व में मंत्री रहे हैं बिहार सरकार में, उनको कुटुंबा से उम्मीदवार बना दिया है। ठीक है, कुटुंबा से राजेश राम के खिलाफ आरजेडी ने सुरेश पासवान को टिकट दे दिया है। एक दूसरा, आपने देखा कल ही मुकेश सहनी के साथ क्या हुआ। इधर 3 बजे रात में मुकेश सहनी के साथ समझौता हुआ कि मुकेश सहनी लड़ेंगे गौरा बोराम और मुकेश सहनी के हिस्से में 15 विधानसभा सीटें। उधर 2 घंटा पहले ही अफजल खान को भेज दिया गया था सिंबल देकर। बात समझ में रहा है। अब बताइए कि मुकेश सहनी वहां से लड़ते और अफजल खान भी नामांकन हो चुका है, नामांकन लालटेन सिंबल के साथ हो चुका है। नहीं, अब आप कितनों पत्र दीजिए, क्या अंतर पड़ेगा। अगर कैंडिडेट अगर विड्रॉ करने को तैयार नहीं होगा तो कानूनी रूप से आप विड्रॉ नहीं करा सकते। और अफजल खान यदि चुनाव लड़ा तो आप अनुमान बताइए कि मुकेश सहनी का क्या होगा। मुसलमान किसको वोट देंगे वहां, और अगर मुसलमानों का वोट मुकेश सहनी को नहीं मिला तो मुकेश सहनी का क्या हाल होता। मुकेश सहनी को पता चल गया, इसीलिए मुकेश सहनी ने अंतिम क्षण में अपने भाई संतोष सहनी को वहां से उम्मीदवार बना दिया, इसलिए कि यह लड़ाई अभी आगे बढ़नी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ आप देख रहे हैं, कांग्रेस की कई ऐसी सीटों पर आरजेडी ने उम्मीदवार बना दिया। अब देखिए, लालगंज विधानसभा सीट पर जहां कांग्रेस के उम्मीदवार की घोषणा हो चुकी है, सिंबल मिल चुका है, नामांकन हो गया, वहां पर क्या क्या किया तेजस्वी यादव ने, मुन्ना शुक्ला की बेटी को वहां से टिकट दे दिया। वैशाली, जहां पिछले बार कांग्रेस के हिस्से की सीट है, संजीव सिंह, वहां पर रातों रात लोक जनशक्ति पार्टी से अजय कुशवाहा को लाकर जो है टिकट दे दी। आपको याद होगा, मैंने कई बार कहा है, आज 6 महीने से कहता आ रहा हूं, 6 महीने से कहता आ रहा हूं कि वर्तमान जो आरजेडी है उसके साथ ना कांग्रेस का रिश्ता चलने वाला है लंबा, न मुकेश सहनी का रिश्ता लंबा चलने वाला है। और यह बात कांग्रेस को पता है, यह बात राहुल गांधी को पता है। इस बात का एहसास 2020 के विधानसभा चुनाव में ही राहुल गांधी को भी हो गया था, मुकेश सहनी को भी हो गया था। लेकिन फिर भी अब होती है राजनीति में, कई ऐसी कंपल्सन्स होते हैं। कांग्रेस पार्टी की कंपल्सन थी, क्योंकि उसको बीजेपी से लड़ना है तो किसी सहयोग की आवश्यकता थी उसको। मुकेश सहनी भी अगर एनडीए में कंफर्टेबल नहीं होंगे तो जाएंगे कहां, अकेले तो चुनाव लड़ने की बहुत ताकत है नहीं, तो मजबूरी बस ये लोग हैं यहां पे, अभी तक तो हैं। लेकिन ये रिश्ता चलने वाला नहीं है। मैंने कहा था कई बार कि कांग्रेस के पूरे कांग्रेस को आरजेडी खा गई, और ये प्रक्रिया 5 वर्षों से और ज्यादा है। क्योंकि इधर के दिनों में देखिए आप तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी के समर्थक, बस में रहा है नहीं, राहुल गांधी की बात कम सुनी जाती थी, तेजस्वी यादव की बात ज्यादा सुनी जाती थी। क्या खेला हुआ पप्पू यादव के साथ, कौन सा खेल हुआ कन्हैया कुमार के साथ, मैं कई बार कह चुका हूं, इन बात को दोहरा चुका हूं। कई दर्शक हमारे इस बात से, जब मैं ये बातें कहा करता था तो मुझ पर आरोप लगाते थे कि भाई आप लड़ाई लगा रहे हैं, मेरी औकात है क्या कि मैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच झगड़ा करवा दूं, मेरी औकात है नहीं। मैं केवल सच बोल रहा था, मैं केवल आज भी सच बोलूंगा। और केवल राहुल गांधी और मुकेश सहनी की बात छोड़ दीजिए, तेजस्वी यादव सत्ता में हिस्सेदारी किसी के साथ नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है कि तेज प्रताप यादव के बारे में ये जो खुलासा हुआ, अनुष्का यादव का मामला का जो भांडा फूटा, वो क्या पहली बार पता चला था कि तेजस्वी यादव को या लालू यादव को? नहीं भैया, पूरे परिवार को पता था। ऐश्वर्या राय से शादी से पहले पता था। आप याद कीजिए ना, साल भर पहले साधु यादव, सुभाष यादव ने क्या कहा था, थोड़ा देखिए निकाल कर वीडियो पुराना, साधु यादव, सुभाष यादव का क्या कहा था, किस लड़की के बारे में, तेज प्रताप यादव के बारे में क्या कहा था, पता कीजिए।
सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, हर सच्चाई है पब्लिक डोमेन में। केवल मौके का इंतजार किया गया, मौके का इंतजार किया गया चुनाव से 5-6 महीना पहले कि तेज प्रताप यादव को भी रास्ते से बाहर किया जाए। मौके का इंतजार किया गया कि मीसा भारती को किनारे किया जाए। मीसा भारती का चर्चा सुनते हैं, अब आप सांसद भी हैं पाटलिपुत्रा से, कोई चर्चा सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं ना। अंतिम करी थी रोहिणी आचार्य, कैसे साइड किया गया बताइए आप, कितनी चालाकी से। तो जब रोहिणी आचार्य, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, इनकी नहीं चली, इनकी नहीं निभी तेजस्वी यादव के साथ, तो मुकेश सहनी का निभेगा और राहुल गांधी का निभेगा भाई, बताइए तो आप। तो सोच के देखिए ना, केवल पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए, केवल राजनीतिक बयानबाजी करने के लिए हम किसी पर आरोप लगा दे भाई कि ऐसा हो गया। और तथ्यहीन, तथ्य पर बात कीजिए, फैक्ट्स पे। मैं तो बराबर फैक्ट्स पे बोलता रहा हूं। आज असलियत फिर, और ये असलियत जो आज आ रही है कि आरजेडी ने अभी राजेश राम के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा कर दिया। कांग्रेस पार्टी के कम से कम 10 उम्मीदवारों के खिलाफ आरजेडी से लेकर सीपीआई एमएल सबने उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। वीआईपी के जो 15 सीटें बताई गई है उसमें 3 उम्मीदवारों के खिलाफ पहले ही आरजेडी सिंबल दे चुकी है, नामांकन हो चुका है, नाम वापस लेने का कोई आदेश नहीं गया है। मुकेश सहनी से भी बातचीत बंद है। यह सच्चाई है, मत मानना है मत मानिए। आप बताइए ना, एक सप्ताह के अंदर में जितने भी आपको समाचार मिल रहा है, किस खेमे से मिल रहा है? आपको मिल रहा है केवल कांग्रेस के सूत्रों से, आपको मिल रहा है वीआईपी के सूत्रों से। आरजेडी के सूत्र से कोई खबर मिल रहा है क्या? आरजेडी अपने सभी उम्मीदवार को सिंबल बांट चुकी है, बिना सीट की घोषणा किए बगैर सिंबल बांट चुकी है। वैसे ही जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी 23 सीट पर सिंबल बांट चुकी थी पहले, उसके बाद सिंबल बांटने के एक सप्ताह के बाद बताया गया कांग्रेस पार्टी को कि आपको फलना 9 सीट आपके लिए छोड़ दिए हैं। मुकेश सहनी को कहा गया कि फलना सीट तुम आपके लिए छोड़े हैं, इन दोनों को। हाँ, लेकिन सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई एमएल को पहले से पता था। सीपीआई को पहले पता था कि सीपीआई को लड़ना है बेगूसराय। क्यों? इसलिए पता था सीपीआई को, इसलिए कि कन्हैया कुमार वहां नामांकन नहीं कर सके, कन्हैया कुमार नहीं लड़ सके। इसीलिए पप्पू यादव का कांग्रेस ज्वाइनिंग के समय में जब विलय किए पप्पू यादव पार्टी का, जन अधिकार पार्टी का, तो आपको याद है बिहार में जो प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी का क्या बयान था कि हमको पता नहीं है। कन्हैया कुमार की जब पटना में, दिल्ली में घोषणा हुई कि कन्हैया कुमार 9 मार्च से 10 मार्च या 9 मार्च था, 10 मार्च से बिहार में मोतिहारी में भितिहरवा आश्रम से, मोतिहारी में जो गांधी आश्रम है वहां से नौकरी दो और पलायन रोको पदयात्रा करेंगे। तो बिहार में, पटना में प्रदेश अध्यक्ष क्या बोल रहे थे कांग्रेस पार्टी के? पता नहीं है, याद है ना? जिस दिन शुरू हुआ उसी दिन उनकी छुट्टी हुई थी। जिनको भगचोनहर दास बोले थे, उसके बाद जितने भी लोग, लालू जी बोले थे ना भगचोनहर दास कांग्रेस पार्टी के एक प्रभारी को। उसके बाद मोहन प्रकाश आए, तो मोहन प्रकाश भी सेटिंग में थे। तो ये, और उतना ही छोड़िए ना आप, जब 2000, हम तो पहले बताए हैं आपको, कई बार बोले कि 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी वही खेला हुआ था, उसमें भी मिली भगत हुई थी। कांग्रेस के ही लोग मिल गए थे आरजेडी से और 70 ऐसी सीटें ले लिए थे, जिसमें 45 सीटें ऐसी थी जहां आरजेडी भी 20 वर्षों से चुनाव नहीं जीती थी। 20 वर्ष से, अरे एक आध चुनाव नहीं होता है भैया, 20 वर्ष कम से कम से चुनाव नहीं जीती थी कभी। लड़ी सब बार लेकिन जीती कभी नहीं। अब वैसा सीट दे दिए कांग्रेस पार्टी को जहां बीजेपी का प्रचंड आधार है। तो आप अगर कहते हैं कि भाई सबसे मजबूत पार्टी हम है, तो सबसे मजबूत सीट आप ही को लड़ना चाहिए ना, जो सबसे टफ सीट होगा। आप देखिए ना, एनडीए में सबसे टफ सीट लड़ती है बीजेपी। जितना मुश्किल सीट होता है एनडीए में, आप गौर से देखिएगा लिस्ट निकालकर, बीजेपी लड़ती है।
आसान सीट अपने गठबंधन के सहयोगी को देती है, लेकिन यहां तो उल्टा है। पहले आसान सीट पर जो है बड़की पार्टी जो है अपना सिंबल 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, 5 दिन पहले चुपके से बांट दिया। उसके बाद सहयोगी को कह दिया कि लो भैया ये ले लो, इसलिए कि उसके नाम पर वो अगर अलग हो जाएगा तो वोट कट जाएगा। इसीलिए केवल बस इतना ही मकसद है कि वोट हमारा कटे नहीं। बल्कि कांग्रेस का तो ये दुर्दशा था, ये है कह लीजिए अभी भी, कि कांग्रेस पार्टी को वोट कटवा बना के रखा गया, वोट कटवा पार्टी। और बता रहे हैं, और पहले सुनने का अगर किन्हीं को भाई अगर नहीं साहस होगा सच सुनने का तो हट जाइएगा, ठीक है, लेकिन सच्चाई सुन लीजिए। हम कोई एक भी बात बिना उदाहरण के नहीं बताएंगे आपको, बिना समय बताए हुए नहीं बताएंगे। पिछला चुनाव याद कीजिए, लोकसभा का चुनाव 24 नहीं बोल रहे हैं, 20 में है, मुकेश सहनी लड़े थे, वहां भी कौन सीट मिला था मालूम है? मधुबनी, बद्री पूर्वे का। अब सुनिए, जब भांडा फोड़ना है पूरा तो भांडा फोड़ते हैं। 2020 में कौन लड़े? बद्री पूर्वे, कहां के थे? मधुबनी के। और 2024 में कौन लड़े? सुमन महासेठ। दुन्नू महासेठे हैं, बात समझ में नहीं आ रहा है? दुन्नू महासेठ हैं। अब मुकेश सहनी को कुछ नहीं मिला, असली सेठगिरी तेजस्वी यादव कर लिए थे, वही सेटिंग किए थे टिकटार्थी का। दुन्नू बार एक एक सीट जो है, 3-3 गो सीट मिला था मुकेश सहनी को, उसमें एगो सीट पर सेटिंग हो गया था। दुन्नू बार सेठ, धन्ना सेठ, एगो सुमन महासेठ, दूसरा पर बद्री पूर्वे। बद्री पूर्वे के बारे में पता कर लीजिए कितने करोड़ के मालिक हैं बद्री पूर्वे। उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव पहले ही बट गया था सिंबल, सब सीट पर दिखाने के लिए जो है ना, फोटो 2 दिन पहले छपवाया गया, पोस्ट किया गया, ठीक है, ये सच्चाई है। तो इसीलिए, और इसमें पूरी मिली भगत है वामपंथी दलों के साथ, क्योंकि मालूम क्या है, जानते हैं क्यों है? वो भी क्यों मिली भगत है? इसलिए कि मालूम है वामपंथी दल CPI-ML जो सबसे बड़ा दल है, सरकार में शामिल नहीं होता है, बाहर से समर्थन करती है। CPI सरकार में शामिल नहीं होती है, CPM सरकार में शामिल नहीं होती है, मालूम है ना? अगर कल को CPI-ML भी कह दे कि मेरा डिप्टी CM होगा तो छुट्टी हो जाएगा। ये सच्चाई है, क्योंकि मालूम है कि विरोधी खेमा से कोई भी नेता बन जाएगा। अगर मान लीजिए एक बार मुकेश सहनी बन गए डिप्टी CM, एक बार राजेश राम बन गए डिप्टी CM, हम तो आज भी बोले हैं, सुबह में भी एक वीडियो में बताए थे आपको, फिर दोहरा देते हैं। अगर मान लीजिए डिप्टी CM मुकेश सहनी बन गए, मान लीजिए कि डिप्टी CM बन गए आपको राजेश राम, मान लीजिए कि डिप्टी CM बन गए कांग्रेस पार्टी के तारिक अनवर या शकील अहमद खान या कोई भी, तो अगला मुसलमान का नेता कौन होगा? तेजस्वी यादव या तारिक अनवर? पूरे बिहार में मुसलमानों के नेता फिर कौन होगा? जो मुसलमान डिप्टी CM बनेगा वो या तेजस्वी यादव? आज तो तेजस्वी यादव अकेले नेता है ना मुसलमान के, है या नहीं बोलिए? लेकिन अगर कोई मुसलमान डिप्टी CM बन गया तो कौन होगा? आज अति पिछड़ा का, जो अति पिछड़ा NDA विरोधी है, जो अति माने हर जाति में एक सेक्शन है ना भाई, जो कुछ न कुछ अलग अलग मुद्दों पर मतलब सब हर मुद्दे पर पूरा 100% तो किसी जाति की वोट किसी को नहीं जाता। प्रायः देखा गया है कि जो सवर्ण है, फॉरवर्ड, सो कॉल्ड फॉरवर्ड है, वो मान लीजिए RJD का विरोधी है, लेकिन ऐसा है ना बहुत सारा फॉरवर्ड जो RJD को वोट देता है। नहीं देता तो मुन्ना शुक्ला और मुन्ना शुक्ला की बेटी को कहा देते टिकट? तेजस्वी यादव। सुधाकर सिंह और सुधाकर सिंह के भाई को कहा टिकट देते तेजस्वी यादव? दे रहे हैं ना। सूरजभान सिंह को दिए हैं ना अभी मोकामा से टिकट, दिए है कि नहीं दिए हैं? बोलिए आप। जब दिए हैं इसका मतलब क्या है? तो हर वर्ग में होता है। तो मान लीजिए एक मिनट के लिए कोई अति पिछड़ा, चाहे वो मुकेश सहनी हो चाहे कोई भी हो, अगर मान लीजिए बन गया डिप्टी CM, तो वो अपने समाज का नेता होगा कि नहीं होगा? तब वो तेजस्वी यादव को नेता मानेगा? नहीं मानेगा। इसीलिए आपको याद कीजिए ना, लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, रमई राम, कमल पासवान, कई नेता
बोले कि भाई डिप्टी सीएम बनाना चाहिए दलित को एगो, कभी बना है? अरे रमई राम तो एगो चांदी का मुकुट बेचारे को पहना दिया था कोई एगो सभा में, वो मुकुट जमा करा लिया गया था, मालूम है? नहीं मालूम है? थोड़ा पढ़ लीजिएगा, पता कर लीजिएगा जो लोग हैं। तो दरअसल सच्चाई दूसरी है। सच्चाई यह है कि यहां शासन केवल और केवल कुनबे का स्थापित करना है, एक व्यक्ति का स्थापित करना है। यह राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव का राष्ट्रीय जनता दल नहीं है, मैं बता रहा हूं। यह राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव का नहीं है, लालू यादव का भी नहीं चल रहा है। आप नोट करके रख लीजिए। मैं दावे से कर रहा हूं, आज मैं यह भी खुलासा कर रहा हूं, मैं 6 महीने से कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी क्यों ऐसा करने पर मजबूर हुई है बिहार में। मुकेश सहनी के साथ क्या खतरा है, कांग्रेस के साथ क्या खतरा है, मैंने बताया है कई बार। और राहुल गांधी को पता चल गया, इसलिए राहुल गांधी जो है बिहार में अपना सबसे पहले स्लीपर सेल को भगाए, उसके बाद पूरा नई टीम लाके बिहार में बैठा दिए हैं। मालूम था मुकेश सहनी फंस गए बेचारे, अभी फंसे हुए हैं। लेकिन राजनीति में ऐसा कुछ नहीं होता कि उपाय नहीं होता। आप क्या उपाय करेंगे मुकेश सहनी, कांग्रेस क्या उपाय करेगी, देखिए। लेकिन एक चीज तय है कि देखिए, रिश्ता कोई भी बनता है, दोस्ती हो कुछ भी हो, कुछ तो विश्वास होता है ना भाई। लेकिन जहां सीधा हो कि नहीं पूरा का पूरा मेरा, कोई हिस्सेदारी नहीं होगा, कोई दूसरा बन गया तो उस नेता बन जाएगा। ये जहां मामला है वहां नहीं चलता है। अब देखिए, अब उदाहरण के लिए बता रहे हैं, एनडीए को देखिए कितना स्ट्रेटजी कैसा है। एनडीए में आप देखिएगा क्या, हम बता रहे हैं 2-3 चीज। अब कुर्मी कुशवाहा, ठीक है, उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं आपको कुछ चीजें, ठीक है। अब देखिए एनडीए का टिकट वितरण देखिए, उससे आपको समझ में आएगा कि जदयू बीजेपी लोजपा कैसे राजनीति करती है। अब छोटा सा उदाहरण बता रहे हैं, दलित, ठीक है। अब दलित में देखिए बीजेपी 3 पासवान वाल्मीकि समाज के 3 व्यक्ति को टिकट दिया है बीजेपी, ठीक है। लेकिन जदयू क्या किया है, 5 टिकट दिया है। जदयू क्या किया है, 5 वाल्मीकि समाज के लोगों को टिकट दिया है। चिराग पासवान क्या किए हैं, वाल्मीकि समाज के एक व्यक्ति को चिराग पासवान ने टिकट दिया है, ठीक है। और एक व्यक्ति को टिकट मिला है मुकेश सहनी की पार्टी से। तो मैंने वाल्मीकि समाज का सबसे ज्यादा टिकट किसकी पार्टी से, जदयू से। लेकिन पासवान समाज को सबसे ज्यादा टिकट कौन दिया, बीजेपी दिया। मुसहर समाज को सबसे ज्यादा टिकट कौन दिया, जदयू और जीतन राम मांझी, ठीक है। इसके बाद चलिए फॉरवर्ड सवर्ण को टिकट सबसे ज्यादा दिया बीजेपी, लेकिन कोयरी कुशवाहा को नीतीश कुमार के पाले। मतलब सब लोग बांट के चल रहा है अपना, कि आपको फलाना फलाना समाज को देखना है, आपको फलाना फलाना समाज को देखना है, जिससे कि आंतरिक संघर्ष नहीं हो, ठीक है। ये रणनीति होती है। अब वैश्य वर्ग को बीजेपी जो है 15 टिकट दिया है, बताइए। बीजेपी से वैश्य को मिला है 15, लेकिन जदयू से मिला है 2। तो इसका मतलब क्या है, जदयू वैश्य विरोधी है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये स्ट्रैटेजी है इनकी कि बीजेपी के टिकट पर 15 को वैश्य लड़ेंगे और जेडीयू की टिकट पर 2 वैश्य लड़ेंगे। ये स्ट्रैटेजी है, क्लियर कट स्ट्रैटेजी है, ठीक है। जेडीयू की टिकट पर 12 कुर्मी लड़ेंगे और बीजेपी के टिकट पर 2 ही कुर्मी लड़ेंगे। स्ट्रैटेजी है इनकी। अलग अलग जातियों को अलग अलग पार्टी से अलग अलग इलाके में रिप्रेजेंटेशन दिया गया। तो ये मैंने कहा कि अब जिस प्रकार की परिस्थिति है उसमें एक बात स्पष्ट है कि आरजेडी तेजस्वी यादव ने किनारे लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। और मुझे पक्का यकीन है, मैं बता रहा हूं, है कि आरजेडी ने जितनी सीटें लड़नी चाहिए थी उससे कहीं ज़्यादा उम्मीदवार को सिंबल बांट दिया है। हर दिन कुछ ना कुछ नए खुलासे हो रहे हैं। जैसे आज खुलासा हुआ, आज खुलासा एक और है कि जो सीट वीआईपी को दिया गया है आलमनगर विधानसभा सीट, वहां पर नवीन निषाद ने एक नया खेल कर दिया है आलमनगर में। नवीन निषाद ने खेला यह कर दिया है कि उन्होंने अपने नामांकन के समय दोनों सिंबल जमा कर दिया है, आरजेडी का भी और वीआईपी का भी, ठीक है। अब ये खेला देखिए, नया खेला है, ठीक है। तो इस नए खेला में क्या होना है,
इसके अलावे आप देखिए वारसिलीगंज में कांग्रेस पार्टी टिकट दे चुकी थी सतीश कुमार को। अब उसके खिलाफ जो है वहां पर अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को टिकट दे दिया गया है। और ये तो छोटी बातें हो गई, लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को ही निशाना बनाना, मुकेश सहनी को गौरा बौराम में निशाना बनाना किस बात का संकेत है? फैसला आपके ऊपर है। आपको कैसा लगता है हमारा वीडियो? सच लगता है, क्या लगता है बताइएगा कमेंट करके। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर इतना ईमानदारी से मैं बताऊंगा कि केवल और केवल सच मिलेगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में या विपक्ष में नैरेटिव नहीं मिलेगा। जो सच है हर राजनीतिक दल का गुण और दोष दोनों बताऊंगा मैं, इसका वादा है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।